वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 9th के साइंस के सेक्शन में आपका स्वागत है। तो हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि डिराइव द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसी को मैथमेटिकल फार्मूले में डिराइव करना है, मतलब गणितीय सूत्र में उसको दर्शाना है, व्यक्त करना है। तो आपने द्रव्यमान संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम को पी से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो समझते हैं उत्तर। टू एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हमें एक्सप्लेन करना हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, तो लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल। तो चलो हम निम्नलिखित एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर माने विचार करते हैं कि टू बॉल, दो गेंदे हैं ए एंड बी, हैविंग मास, जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि दो गेंद हैं, एक m1 एक m2 रिस्पेक्टिवली क्रमशः है। तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए बी v1 u1। मान लेते हैं कि जो ये गेंद है इसका जो शुरू का वेलोसिटी है वो u1 है, एंड दैट ऑफ बॉल बी u2। और दूसरी जो गेंद है उसका मास m2 है और उसकी जो वेलोसिटी है वो u2 है। तो v1 जो है वो ज़्यादा है, यानी पहले वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरी कम है, क्योंकि ये इसे टकराना है इसको। तो दोनों आगे जाके यहाँ पे बीच में टकरा जाएंगे। तो दिस कोलिजन टेक प्लेस फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t। मान लेते हैं कि बहुत थोड़े समय के लिए दोनों जाके टकरा जाते हैं। एंड आफ्टर दैट ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 एंड v1 इज लेस देन v2। अब टकराने के बाद ये जो दूसरा मास है ये आगे चला जाएगा और m1 पीछे रह जाएगा। तो इसकी में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? ये आगे है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वही लिखा हुआ है कि पहले की कम हो जाएगी वेलोसिटी, इसकी बढ़ जाएगी। तो अब ये चित्र में यहाँ दिखा रखा है कि बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। तो हम एग्जाम में क्या लिख देंगे? द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज। तो टकराने से पहले गेंद ए का जो मोमेंटम था वो m1 u1 है और टकराने के बाद m1 v1 है। और इसी तरह मोमेंटम बॉल बी का जो पहले और बाद में था वो पहले mu vu था, m2 u2 था और बाद में m2 v2 हो गया। तो सो इसलिए अब अगर फार्मूला को देखा जाए तो इन दोनों के मोमेंटम का सम इन दोनों के मोमेंटम के सम के बराबर माना गया है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 होता है। सही है, ये v है। तो ये तब होता है जब नो अदर फोर्स एक्टेड अपॉन देम, यानी इनके ऊपर कोई दूसरा बल काम ना करे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर होता है। तो यही आपका मैथमेटिकल फार्मूला बनता है। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। अगला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब हमें नीचे जो दे रखा है इसको एक्सप्लेन करना है। वाई डू वी जर्क, हमें झटका क्यों महसूस होता है या फिर हम झटकते क्यों हैं? वेट क्लोथ, गीले कपड़े को, बिफोर स्प्रेडिंग देम ऑन वायर, उसको कहीं तार पे या रस्सी पे टांगने से पहले उसको झटकते या झाड़ते क्यों हैं? तो ये आपको उत्तर देना है, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। तो उत्तर हो जाएगा इन द बिगिनिंग वाटर एंड क्लोथ आर द रेस्ट ऑफ स्टेट। शुरू में जो पानी होता है और जो कपड़ा होता है वो दोनों रेस्ट में होता है। व्हेन द वेट क्लोथ आर जर्क, जब हम गीले कपड़े को झटका देते हैं या झटकते हैं तो द पार्टिकल ऑफ वाटर टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जड़त्व के कारण जो पानी है वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। देयरफॉर द रिमूवल ऑफ वाटर हेल्प्स वेट क्लॉथ टू ड्राई क्विकली बिकॉज द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉल ऑफ फ्रॉम द क्लॉथ। तो झटकने से क्या होता है कि पानी तो स्थिर रहना चाहते हैं लेकिन कपड़ा जो है वो गति में आ जाता है, इसीलिए दोनों की स्टेट चेंज हो जाती है। और जड़त्व के नियम के कारण जो वस्तु रुकी रहना चाहती है, जो गतिशील रहना चाहती है। तो पानी तो रुका रहना चाहता है लेकिन कपड़ा गतिशील हो जाता है। इस वजह से कपड़े जो है वो हमारे जल्दी सूख जाते हैं और सुखाने से पहले उनको ऐसे झटक के रखा जाता है ताकि वो सही से साफ हो जाए, सूख जाएं जल्दी। वाई डज डस्ट फ्लाइज
ऑफ व्हेन कारपेट इज हिट विद स्टिक। कहता है कि जो धूल होते हैं वो अलग हो जाते हैं या उड़ने लगते हैं जब हम किसी दरी को छड़ी से पीटते हैं, क्यों? तो किसी दरी को जब छड़ी से पीटते हैं तो उसके धूल वूल उड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? When a carpet is hit with a stick, the carpet moves but dust on account of inertia to rest flies off because the sudden movement. It is in fact the carpet which comes out to the dust. तो कह रहा है कि जब हम दरी को डंडे से पीटते हैं तो दरी तो गति में आ जाती है, लेकिन जो धूल के कण होते हैं वो इनर्सिया यानी जड़त के कारण गति में नहीं आ पाते और वो रुके रहना चाहते हैं। तो इस वजह से जो धूल है वो अलग हो जाता है और जो दरी है वो अलग हो जाता है और दरी में से धूल जो है वो झटक के अलग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वाई फ्रूट्स फॉल ऑफ द ब्रांच इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड। जब तेज हवा चलती है तो जो फल होते हैं वो पेड़ पौधों की शाखाओं से क्यों गिर जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कि इन द बिगिनिंग द फ्रूट ऑन द ब्रांच आर इन द रेस्ट ऑफ स्टेट on account of inertia of rest the fruit tends to continue in their state of rest but due to strong wind the fruit fall off the branch। कहता है शुरू में जो पेड़ की शाखा होती है उसके ऊपर जो फल होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जड़त के कारण वो स्थिर रहना चाहते हैं। लेकिन जब तेज हवा चलती है तो वो पेड़ की शाखा तो गति से आगे चली जाती है, लेकिन फल जो है वो स्थिर रहना चाहते हैं, इसीलिए जो फल होते हैं वो टहनी से गिरकर नीचे गिर जाते हैं। When a pillion rider falls forward when the driver of a two-wheeler suddenly applies brake। कह रहा है कि जब दो पहियों वाली गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो जो राइडर होता है वो आगे की ओर क्यों गिर जाता है या क्यों झुक जाता है? At first the pillion rider and the driver are in a state of motion and when the driver apply brake the body of pillion rider continue moving forward on account of inertia to the motion hence the pillion rider fall off। कह रहा है कि जो सवारी होती है और जो गाड़ी होती है वो दोनों गति में होते हैं, लेकिन ब्रेक लगाने से गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन जो वो राइडर होता है वो गति में नहीं होता, वो इनर्शिया के कारण वो गति में रहना चाहता है, इसीलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। अगला है कि लिस्ट एनी 3 डिस्टिंग्विश फीचरिंग या फीचर्स बिटवीन द मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज बाय जे थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कहता है कि 3 अंतर बताइए कि जो मॉडल था जे थॉमसन का और जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल था उनमें क्या अंतर है। तो जे थॉमसन के मॉडल में कहा था कि पॉजिटिव चार्ज फॉर्म ए कार्नल की जो इसका जो मॉडल है वो धनात्मक गोला है, और फिर बताया था कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट या एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम, कि एटम के अंदर जो धनात्मक भाग हैं या पॉजिटिव चार्ज है वो धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो कह लो धसे होते हैं, धनात्मक भाग में धसे होते हैं। और नो स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, थॉमसन लिंकन एट एटम टू ए पडिंग और ए वाटरमेलन। तो थॉमसन ने अपना मॉडल की तुलना तरबूज से या पडिंग से की थी, केक से की थी, और उन्होंने बताया था कि उनके एटम के बीच में कोई खालिस्तान नहीं है। बल्कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस डेंस पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ द एटम, कि जो केंद्रक होता है वो एटम के न्यूक्लियस जो होता है वो या धनात्मक भाग जो होता है वो एटम के सेंटर में नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। दूसरा बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियर इन ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केंद्र के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और तीसरा बताया था अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने बताया था कि एक एटम में जो अधिकतर भाग होते हैं वो खाली पड़ा होता है। ठीक है, तो ये बताया था आपके रदरफोर्ड ने। तो दोनों में आप जो अंतर है आप अपना याद कर लीजिए, लिख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।